एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C2H4O2। C2H4O2 फॉर्मूला बन गया C2H4O2। ये भी तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ये भी तो C6H2O वाले फॉर्मूले पे टैली हो रहा है। यानी कि हम जो कार्बोहाइड्रेट टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, फाइन। ये जो टर्म है दैट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन जो है, ये जो हम सोच रहे हैं उससे डिफरेंट टर्म होनी चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट हम इसको नहीं बोलेंगे। अब हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, दैट डेफिनेशन इज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? पॉली मींस मैनी। पॉली का मतलब क्या है बेटा? मैनी। और हाइड्रोक्सी का मतलब OH, जिसमें बहुत ज्यादा OH ग्रुप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। जिसमें बहुत ज्यादा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप जानते हैं, एल्डिहाइड यानी कि जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप हो, या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। ऐसे सब्सटेंसेस जो या तो इस डेफिनेशन को फॉलो करें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को फॉलो करें, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाएं जब हाइड्रोलिसिस हो। या तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हो, या तो यही हो। मैं एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट, चिंता ना करो, सब समझ आएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स का मतलब यानी कि या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हो, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाएं जब हम हाइड्रोलाइज करें। हाइड्रोलाइज करना समझते हो, यानी कि वाटर से कोई चीज रिएक्ट करे, दैट मींस हाइड्रोलिसिस। या तो इनको हाइड्रोलाइज करें तब ये बना दे, या हाइड्रोलाइज किए बिना इस तरह के एग्जिस्ट करें मॉलिक्यूल, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तब इनको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो, या इस तरह के मॉलिक्यूल बन जाएं, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ ये सब नोट्स मैं आपको भेजूंगा, चिंता नहीं करनी है, ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन ना लो। आपने जो साथ साथ में लिखना है लिख सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा कंप्लीट सारा। ठीक है, फाइन। नाउ कम्स, हम इसकी एग्जांपल्स, पॉलीहाइड्रोक जो हमारे पास ये डेफिनेशन है इसके हिसाब से हम बोलते हैं अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या टाइप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन एग्जिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करते हैं, तो देयर आर 3 बेसिस। हमने स्टार्ट की कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन क्लियर की, पहले की डेफिनेशन, अब वाली डेफिनेशन, आई थिंक दैट इज क्लियर। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप हैं, हाउ दे आर, हाउ हम उस टाइप को कैसे बताते हैं कि ये कौन सी टाइप होगी, वो उसके लिए कुछ बेसिस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस हैं, जिन बेसिस के ऊपर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के लिए हमने कुछ बेसिस चूज किए। उसमें जो सबसे पहला बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। दिस इज फर्स्ट।
another is called oligosaccharides, and last one is called polysaccharide. अब इसको हम एक एक करके समझाएंगे कि कैसे हमने इसको क्लासिफाई का बेसिस हमने यूज किया है. सबसे पहला मोनोसेक्राइड, देन ओलिगोसेक्राइड एंड देन इज पॉलीसेक्राइड. ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता. ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिसने कभी हाइड्रोलाइज होना ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू हाइड्रोलाइज मोनोसेक्राइड. और इसके एग्जांपल्स हैं. इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, इसकी एग्जांपल है फ्रक्टोज एटसेट्रा, और भी हैं, राइबोज भी है इसकी एग्जांपल. दिस इज मोनोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइज ना हो. ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होता है एंड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देता है. 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड. इसकी भी एग्जांपल है. इसकी एग्जांपल है जैसे सुक्रोज, ठीक है, फाइन, लैक्टोज, माल्टोज. ये सब एग्जांपल एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं. सब एग्जांपल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. ओलिगोसेक्राइड जो कि 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देता है, 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड देता है. ये जो है ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में से कुछ भी हो सकता है. और भी एग्जांपल्स हैं, मेजर मैंने बता दिए. और जो अबव 10 मोनोसेक्राइड्स दे, अबव 10 मोनोसेक्राइड्स दे और ये भी हाइड्रोलाइज होता है, ये भी हाइड्रोलाइज होता है, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड. और इसके भी एग्जांपल्स हैं जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे सेल्यूलोज. ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज या नॉन हाइड्रोलाइज होने के बाद 10 से अबव मोनोसेक्राइड मिले. अगर 10 से अबव मोनोसेक्राइड मिले देन इट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड. 2 से लेके 10 मिलते हैं देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड. और अगर हाइड्रोलाइज हो ही ना देन इट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. सो दीज आर बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स जो हम इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. इफ इट इज क्लियर टू ऑल, जस्ट थम्स अप. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. चलो, गुड है. सो नाउ विल स्टार्ट. ये सब आपको आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. नोट्स भी मिल जाएंगे, वैसे ये भी मिल जाएगा आपको. सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट विच इज, हम एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं जो हमने बात की मोनोसेक्राइड की, ग्लूकोज की. हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे. फ्रक्टोज बताएंगे, सुक्रोज बताएंगे, माल्टोज बताएंगे, लैक्टोज बताएंगे, स्टार्च बताएंगे, ग्लाइकोजन बताएंगे, सेल्यूलोज बताएंगे. सब बताएंगे हम, A to Z सब बताएंगे. एवरीथिंग विल टेल. सारी जितनी भी चीजें हैं सब करेंगे, डोंट वरी. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज. अब आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाओ क्योंकि ये टॉपिक ग्लूकोज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो. ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये है फॉर्मूला इसका C6H12O6. ये इसका फॉर्मूला है. और इस केस में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. कार्बोहाइड्रेट्स में जब हम मोनोसेक्राइड में आते हैं तो उनमें अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो वर्ड यूज होता है. कीटोन है तो कीटो. 3 कार्बन है तो ट्राइओज. 4 कार्बन है टेट्रोज. 5 कार्बन है पेंटोज. 6 कार्बन है हेक्सोज. यानी कि ग्लूकोज के केस में इट हैज हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन. तो अगर इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सोज टर्म यूज होगी क्योंकि मैंने अभी बताया इसमें एल्डिहाइड है तो देयरफॉर इट इज एल्डोहेक्सोज. तो ग्लूकोज का दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज. ग्लूकोज की सारी चीजें बताता जा रहा हूं. ग्लूकोज का दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज क्योंकि इस केस में एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, देयरफॉर इट इज
एल्डो, 6 कार्बन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस। आ गया बेटा समझ, ठीक है फाइन। नाउ कम्स कि इसका दूसरा नाम और क्या है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अर्थ के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा उसमें एग्जिस्ट करता है, सबसे ज्यादा अगर अर्थ के अंदर कोई सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्चुअली ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना गया है, ठीक है फाइन। तो ये सारी इसकी खासियतें हैं। एल्डिहाइड फंक्शन है इसलिए एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसलिए डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। फॉर्मूला इसका ये है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, क्योंकि एल्डिहाइड है इसलिए CHO होगा। ओके फाइन, इसको मैं ड्रॉ करने का आपको टाइम दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इसको समझना है अपने। CHO, उसके बाद ये कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ, HOH, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत ज्यादा OH, OH, H, H, OH, H, OH, H, H, OH। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि इसमें OH, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 5 OH है और एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो थर्ड कार्बन है वो इंपॉर्टेंट है, थर्ड कार्बन में OH को आपने लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सब कार्बन में आपने राइट साइड में रखना है। क्लियर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHO से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन का OH है वो राइट साइड में है, थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में है, फोर्थ में फिर वहीं पे, फिफ्थ में वहीं पे, सिक्स्थ वहीं पे ही है। समझ आ गई बात? तो इस केस में हमारे पास जो OH है सारे राइट साइड में है एक्सेप्ट वन OH, विच इज दैट, एक्सेप्ट वन OH विच इज ऑन द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सारे के सारे राइट साइड। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन नहीं है। तो इसमें खासियत है, कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होते हैं जिसमें सारे के सारे उसके आसपास के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होती है जिसके आसपास के सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, आप जानते हैं। तो इस कार्बन की बात करो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CHO है। C मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये कायरल नहीं है। क्यों ये कायरल नहीं है? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे पास व्हाट यू कॉल 2 H एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये H और ये एक H, दोनों सेम है। तो अगर सेम H हो गए तो वो कायरल नहीं होगा। सेम 2 एटम जब भी सेम हो जाएंगे तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज क्लियर। इसमें ये जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, ये लास्ट वाला कायरल कार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसमें OH राइट साइड में है तो इसको बोल देते हैं D। माइंड इट, D इज नॉट डेक्स्ट्रो, D इज नॉट डेक्स्ट्रो, D is relative configuration and relative configuration related to glyceraldehyde। glyceraldehyde का मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है H, OH and this is CH2OH। तो इसमें इस कार्बन में OH राइट साइड है इसलिए इसको बोलते हैं D। अगर ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल L, क्योंकि इस केस में भी जो OH है वो राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में भी OH राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसको D। तो ये D का टर्म समझ आ गया। D, उसके आगे लिखेंगे प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज क्यों बोला? क्योंकि प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। D इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, प्लस मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज इसका नाम है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। नाउ अब आपको ये चीज समझ आ गई, तो इस केस में अब हम नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर को अगर हम नेक्स्ट करते हैं कि इसके हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे साइक्लिक फॉर्म में। हाउ विल वी ड्रॉ इट इन साइक्लिक फॉर्म? तो साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हम इसको
ओके फाइन। ये जो ग्लूकोज नजर आ रहा है, इसी ग्लूकोज को हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू साइक्लिक फॉर्म? इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 मिनट। ओके फाइन, अब ये है विजिबल। नाउ लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू साइक्लिक फॉर्म? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ कार्बन है। ध्यान से समझना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि मेरे को ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने नजर आना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई किया मैंने। चीज होता क्या है, जो फिफ्थ कार्बन में ऑक्सीजन होता है, जो फिफ्थ कार्बन में OH होता है, दैट एक्चुअली रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड। ये H, ये एल्डिहाइड है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है। क्यों? ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। जब ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से समझना है, जब ये ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको खत्म करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से मिलकर OH बना देगा। तो यानी कि हमारे पास ये टर्म, अगर आप इसको देखते हो कैसा बनेगा, CHOH, CHOH। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया यहां से। ये डबल बॉन्ड की बजाय क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, और O के साथ क्या आ गया? H। बाकी कार्बन जैसे हैं वैसे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो फर्स्ट कार्बन में HOH, मैंने बोला थर्ड कार्बन में OH की पोजीशन चेंज है, और यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, H, H और यहाँ पे OH। ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है, एक्चुअली दिस इज अंडरगोइंग ब्रेकिंग। यही ऑक्सीजन जो है, यही इन्वॉल्व हुआ था व्हाट यू कॉल आगे साइक्लाइजेशन। तो ये ऑक्सीजन गया यहाँ पे और इसने साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट था, यही ऑक्सीजन यहाँ से इसने ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्सीजन इस फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 कार्बन तो आ गया और छठा क्या आ गया? ऑक्सीजन। टोटल कितने मेंबर्ड रिंग बनी? 6 मेंबर्ड रिंग। ग्लूकोज के अंदर जो फिफ्थ कार्बन का OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CO के ऊपर, क्योंकि CO पोलर है, उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो वो ऑक्सीजन का लोन पेयर जब कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो ऑक्सीजन जो OH CO पे अटैक किया है, उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और H पॉजिटिव ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देगा? OH। क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, H पे पॉजिटिव है, O और H मिलके OH बना देंगे। फाइन। ये 6 मेंबर जो रिंग बनी है, इसको मैं यहां पे शो करूंगा। 6 मेंबर रिंग यहां पे। लिसन, सारे ध्यान दो। ये ऑक्सीजन बहुत ध्यान से समझना है, ये मैंने यहां पे शो की, ये ऑक्सीजन मैंने यहां पे शो की, ठीक है? फाइन। दिस कार्बन, ये जो कार्बन है वो मैंने यहां पे शो किया। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो इस केस में हमारे पास ये कार्बन मिल गए, ये यहां पे। सो नाउ ये जो फिफ्थ कार्बन है, दिस फिफ्थ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है। ये जो फिफ्थ कार्बन है ये ऑक्सीजन के थ्रू कहां पे जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पे। तो ये जो फिफ्थ कार्बन है वो ऑक्सीजन से थ्रू कहां जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन में। ये जो फिफ्थ कार्बन है ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है। ये जो फिफ्थ कार्बन है ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है। इज दैट फाइन? तो दिस इज साइक्लाइजेशन। अब इसमें स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसको नाम दिया जाता है एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि ये कार्बन डिसाइड करेगी OH कहां पे कैसे जा रहा है। अगर OH नीचे वाली साइड आता है, H ऊपर, OH नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं अल्फा। अगर ये OH ऊपर आ जाता है तो ये बीटा, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये तो साइक्लाइजेशन के बाद जनरेट हुआ है।
जो चीज साइक्लाइजेशन के बाद जनरेट हुई उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और ये एनोमेरिक कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिलहाल मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि OH लेफ्ट नीचे की तरफ आ गया तो अल्फा, ऊपर की साइड आ गया तो बीटा, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। अब देखो जो अंदर वाली साइड नजर आ रहा है, यहाँ पे OH अंदर वाली साइड, यहाँ पे H अंदर, यहाँ जो अंदर वाली साइड नजर आ रहा है वो नीचे लिखने हैं, ध्यान से समझना है। जो अंदर वाली साइड नजर आ रहे हैं वो नीचे लिखने हैं। यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH नीचे अंदर वाली साइड नजर आ रहा है तो यहाँ पे OH नीचे और H ऊपर। थर्ड में H अंदर वाली साइड आ रहा है तो H नीचे और OH ऊपर। फोर्थ में OH अंदर वाली साइड नजर आ रहा है तो OH नीचे और H ऊपर। फिफ्थ में तो H है, H ऐसे लिख दिया और CH2H बचा उसको हम ऐसे लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अगर आपने OH ऊपर लिख दिया, यहाँ पे H ऊपर लिख दिया, गलत है। ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी जो यहाँ पे आई हैं। सारा यहाँ से स्ट्रक्चर यहाँ को डिराइव्ड है। इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ सर। हाँ बोलो सर, फिफ्थ कार्बन में हम हाइड्रोजन नीचे लगा सकते हैं ना उसमें? फिफ्थ कार्बन में ये H को नीचे करके शो करना है, ये वाला बात कर रहे हो? हाँ हाँ। हाँ नहीं, ये नहीं शो करना, आपने CH ऐसे ही शो करना है। ओके। ये तो गलत हो जाएगा चीजें, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए आपने नहीं करना। और कोई डाउट? सब क्लियर है? इसको ड्रॉ कर लो, ये मैं चाहता हूँ ड्रॉ कर लो, बाकी मैंने छोड़ दिए। ठीक है, फाइन, इसको ड्रॉ कर लो, आई विल गिव यू सम टाइम। अच्छा कैमरा बंद, अच्छा फाइन, सही है सारा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अरे बढ़िया बात, चलो गुड। हाँ ना, हाँ कैमरे में देखो मजा ही नहीं आता, अब इनको पढ़ा के मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, पर इससे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। हाँ गूगल मीट बंद नहीं हुआ ना? और 40 मिनट से ज़्यादा भी लग जाएंगे। हाँ हाँ, ये कर नहीं रहा है। हाँ सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी फायदा है कि बच्चों को, कुछ बच्चे दिख नहीं रहे हैं वीडियो में। हाँ ये बहुत ही सही है, बस बच्चों की आवाज़ आ जाएगी रिकॉर्ड अगर बच्चा बोलेगा। नहीं आएगी? अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है? अच्छा हो गया सारा, चलो कर दो। ओके फाइन, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम पता क्या बोलते हैं? वी से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब सारी टर्म ग्लूकोज की कंप्लीट होगी। अल्फा एनोमेरिक कार्बन में OH नीचे वाली साइड, डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है, ठीक वैसे ही बीटा डी ग्लूकोज भी एग्जिस्ट करेगी। अल्फा डी ग्लूकोज में OH जो है दैट इज प्रेजेंट बिलो, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में OH जो है वो अबव प्रेजेंट होगा।
अल्फा डी में नीचे, बीटा डी में ऊपर। एक चीज, अगर आपके पास 3 कंटेनर्स हैं, एक में अल्फा डी ग्लूकोज रखी है, एक में बीटा डी ग्लूकोज रखी है और एक में ओपन चेन रखा है, बस साइक्लाइजेशन नहीं हुई और पानी में डिसॉल्व कर दिए। पानी में क्या कर दिए? डिसॉल्व कर दिए। आप कुछ टाइम बाद देखोगे तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। अल्फा डी ग्लूकोज की रोटेशन अलग होती है, रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन। अल्फा डी ग्लूकोज की लेट अस सपोज 10 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज की लेट अस सपोज 12 डिग्री, ओपन चेन की लेट अस सपोज 13 डिग्री। तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, चाहे जिस मर्जी में रखा है अल्फा, चाहे जिस मर्जी में रखा है बीटा, जिस मर्जी में रखा है ओपन, सब में रोटेशन एवरेज आउट हो जाएगी। ये जो चेंज इन रोटेशन है, जिसमें अल्फा से भी एक रोटेशन आ गई, एक ही बस कांस्टेंट, बीटा से भी एक रोटेशन आ गई कांस्टेंट, ओपन चेन से भी कांस्टेंट आ गई, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। दिस टर्म इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो एक टर्म मैंने बताई एनोमेरिक कार्बन और एक मैं बता रहा हूं म्यूटा रोटेशन। होता क्यों है? क्योंकि जब पानी में डालते हैं ग्लूकोज को तो वो अल्फा फॉर्म ओपन चेन में भी कन्वर्ट हो जाती है, ओपन चेन बीटा में भी कन्वर्ट हो सकती है, कुछ भी अपने आप चलता रहता है। तो धीरे धीरे अल्फा ग्लूकोज प्योर भी डाल दी ना तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाएगी, बीटा डी ग्लूकोज प्योर भी डाल दी वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाएगी, क्योंकि वो चेन टूटेगी, बनेगी, चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए एवरेज आउट होगी रोटेशन। इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यहीं से मैं एक और चीज आपको समझा रहा हूं, इन्वर्जन। एक और चीज होती है इन्वर्ट शुगर, कई बार टर्म यूज होगी इन्वर्ट शुगर। नाउ व्हाट इज दिस इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर वो शुगर होती है जिसमें आपके पास जो भी सुक्रोज का मॉलिक्यूल है उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उससे 2 चीजें मिलती हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। मैं ओलिगोसैकेराइड में समझाने वाला हूं सुक्रोज, डोंट वरी। पर सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैंने अभी बताया अल्फा डी ग्लूकोज वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अल्फा डी ग्लूकोज वो भी क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दोनों डेक्स्ट्रो, लेकिन फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी। यानी कि मैंने क्या यूज किया? मैंने यूज किया सुक्रोज, उसमें मैंने एंजाइम डाला इन्वर्टेज, उसने बना दिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज अगर 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फ्रक्टोज -20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एज ए होल सॉल्यूशन क्या हो गया? -10 एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपने जब मिक्सचर बना तो मिक्सचर में अगर 50% ग्लूकोज है 50% फ्रक्टोज है तो ग्लूकोज तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन फ्रक्टोज 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 तो न्यूट्रलाइज होगी, 10 एक्स्ट्रा नेगेटिव होगी। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, सॉल्यूशन बन गया लीवो रोटेटरी, क्योंकि इसमें लीवो रोटेशन ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, केन शुगर की इन्वर्जन। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज म्यूटा रोटेशन विद इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि म्यूटा रोटेशन डिफरेंट है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। फाइन, सो दिस इज हाउ म्यूटा रोटेशन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वर्क्स। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया कि ग्लूकोज क्या है, कैसे है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं ना, फ्रक्टोज ऑलमोस्ट सेम होता है ग्लूकोज की तरह, 6 ही कार्बन होते हैं, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज नॉट एल्डिहाइड, दैट इज कीटोन। फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कैसे? अब फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के केस में दिस इज HCHOH, C डबल बॉन्ड O, और ये 6 कार्बन। दिस इज OH, H, थर्ड कार्बन में OH, यहां पे भी डिफरेंट है, सेम जो ग्लूकोज में किया वही फ्रक्टोज में करेंगे, HOH, HHOH। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पे एल्डिहाइड होता है, यहां पे OH होता है, लेकिन यहां पे OH की बजाय CO आ गया और यहां पे अल्कोहल आ गया। सेम है, बाकी यहां के नीचे सारा सेम है। सर यहां पे सेकंड कार्बन पे CO आ गया, फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल, ये फ्रक्टोज है। जब साइक्लाइजेशन होगी, जब इसकी साइक्लाइजेशन होगी तो कैसे साइक्लाइजेशन होगी? तो साइक्लाइजेशन के लिए ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? दिस इज 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी।
ग्लूकोज के केस में 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी, उसको बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के केस में 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी, उसको बोलते थे पायरानोज स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के केस में 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसको बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के केस में 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, बुक से देखो आपको समझ आएगा। आप खुद बनाना तो आपको इजी लगेगा, मैं बना दूंगा स्पून फीडिंग, आप करोगे इजी लगेगा। सो फ्रक्टोज के केस में फ्यूरानोज। अब इसका नाम क्या होगा? अगर एनोमेर अल्फा है तो अल्फा डी रहता है माइनस फ्रक्टोज। अब ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे OH राइट साइड में, इसलिए डी यूज करेंगे टर्म अल्फा डी माइनस क्यों? लीवोरोटेटरी, और फ्रक्टोज इसका नाम है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आई होप आप सबको क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जब आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें, ग्लूकोज के केस में मैंने बोला एल्डो हेक्सोज, फ्रक्टोज के केस में बोलेंगे कीटो हेक्सोज। अगर 3 कार्बन है तो कीटो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो कीटो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो कीटो पेंटोज, 6 कार्बन है तो कीटो हेक्सोज। तो जो फ्रक्टोज है वो क्या होगा? कीटो हेक्सोज। ग्लूकोज क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। तो ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, कौन कीटो हेक्सोज है, कौन एल्डो हेक्सोज है, क्या है क्या नहीं। राइबोज जो है उसमें 5 कार्बन होंगे, उसमें एल्डिहाइड भी है। राइबोज के केस में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कितने हैं? 5, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डो पेंटोज, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है और एल्डिहाइड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एल्डो पेंटोज शुगर। फाइन। सो वी हैव टू बी केयरफुल किसका क्या नाम है, कैसे कैसे उसको हम डेजिग्नेशन देते हैं। तो दिस इज अबाउट मोनोसेक्राइड। सिर्फ मैं मोनोसेक्राइड के बारे में बात कर गया कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब आता है अगला विच इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। मैं ग्लूकोज के ऊपर और डिटेल भी करनी है अभी, बट फिलहाल मैं आगे पहुंच रहा हूं ओलिगोसेक्राइड के केस में। ओलिगोसेक्राइड में मैंने बोला 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन करती हैं। जब हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज के केस में फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ध्यान से समझना, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ये फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज का OH, ध्यान रखो, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज का OH, यानी कि एनोमेरिक कार्बन का OH, एनोमेरिक कार्बन का OH, एनोमेरिक कार्बन का OH ग्लूकोज का, एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रक्टोज कीटोन का, C1C2 लिंकेज बोलते हैं। कार्बन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन है। ऑब्वियसली अगर हम एनोमेरिक कार्बन देखेंगे, इसकी सेकंड कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि इसी पे ज्वाइन कर रहा है, तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। तो इसको हम बोलते हैं सुक्रोज के केस में C1 से C2 लिंकेज है। फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज is involved in glycosidic linkage with second carbon of fructose. Now what is this glycosidic linkage? एक OH कार्बोहाइड्रेट का दूसरे OH कार्बोहाइड्रेट से जब ज्वाइन करता है तो वाटर रिलीज हो जाता है। यानी कि अगर एक का OH दूसरे के OH से ज्वाइन करता है तो H और OH मिलके दे विल एलिमिनेट H2O और बीच में आ जाता है ROR। ये जो लिंकेज आती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH, एक फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन का OH आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर रिलीज कर देते हैं। आपस में रिएक्ट करके जब वाटर रिलीज करते हैं तो बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ जाती है। उस ऑक्सीजन लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, it is the linkage which is present between two monosaccharide molecules। 2 monosaccharide molecules के बीच में वाटर लॉस करने से जो लिंकेज आती है, ईथर लिंकेज बोल देते हैं इसको, that is called glycosidic linkage। उसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और ये जो एनोमेरिक कार्बन थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी,
क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज चाहे ओपन चेन है चाहे क्लोज चेन है, जब पानी में डालोगे वो कन्वर्ट होती रहती है। तो इसी के बेसिस पे हम एक और क्लासिफिकेशन का मेथड होता है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनोमेरिक कार्बन और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। वहां पे मैं आऊंगा, अभी तक मैं उस पर डिटेल पे नहीं आया हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता रहा हूं ये वहां पे इंपॉर्टेंट होगी, ये वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड एनोमेरिक कार्बन। बस इतना याद रखना, आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पक्की तरह क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं पड़ेगी। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड एनोमेरिक कार्बन, दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे सुक्रोज के केस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जानते कंबाइन करते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, वैसे ही लैक्टोज के केस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ज्वाइन करते हैं, माल्टोज के केस में ग्लूकोज और ग्लूकोज ज्वाइन करते हैं। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। एक ग्लूकोज ग्लैक्टोज से ज्वाइन करे तो लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज से ज्वाइन करे तो सुक्रोज। दिस इज ऑलिगोसैकेराइड। अगर दो मोनोसैकेराइड ज्वाइन करते हैं आपस में टू फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। दो ग्लाइकोसिडिक के मॉलिक्यूल, दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। कीप इट इन माइंड, डाइसैकेराइड का मतलब ये नहीं है कि दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, डाइसैकेराइड यानी कि एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है लेकिन लिंकेज इज वन। बंद हो गया। हाँ सर, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है। 2 मिनट रुकना। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके फाइन। सो एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है सबको? ये सेव हो जाएगा सारा? ये मेरे को कर सकते हो व्हाट्सएप, यहाँ से हो जाए? हाँ कर दो।